दोस्तों 2026 के यूजीसी के नया बिल आते ही देश के अंदर जनरल छात्रों के द्वारा बहुत ही भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आइए समझते हैं क्या यह कानून सरकार के द्वारा नया बनाया गया कानून है या फिर किसी पुराने कानून से उठा के इसे बनाया गया है। कानून पे जाने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजीसी है क्या और इसकी स्थापना कैसे की गई थी। 1944 के सार्जेंट के रिपोर्ट में भारत सरकार को ये सुझाव दिया गया कि भाई साहब हमें एक ब्रिटेन की तरह एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करे और देखे कि क्या यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। वो एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। इसके बाद The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. The Governor General, Lord Mountbatten, कट टू 1948 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा बनाए गए कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भारत के अंदर हमें यूजीसी लाने की ज़रूरत है जो कि ब्रिटेन के तर्ज पे होगा। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी। ये यह रेगुलेट करेगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नियम कानून से लेके पैसों की देखरेख सारी इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद कट टू 1953 28 दिसंबर 1953 को देश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यूजीसी की नींव रख दी गई। ये यूजीसी एक उस समय के लिए केंद्रीय बॉडी जरूर थी, बट इनके पास ना तो कोई अधिकार था और ना ही कानून था कि ये कैसे काम करे। फिर इसके बाद 1956 के अंदर भारतीय संसद ने एक बिल पास किया जो कि यूजीसी बिल 1956 के नाम से जाना गया। तो 1948 के अंदर सुझाव दिया गया था कि ये हमारी ज़रूरत है यूजीसी को। 1953 के अंदर इसकी इनॉग्रेशन की गई थी और 1956 के अंदर इसको पावर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर है और इसके साथ साथ 6 और ऑफिस है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेट करती है ये। तो आइए समझते हैं कि यूजीसी का रूल रेगुलेशन कैसे बनाया जाता है। यूजीसी सेक्शन 25 के अंदर भारत सरकार को अधिकार है बड़े बड़े डिसीजन लेने का, जैसे यूजीसी के ऑफिसर्स को वेतन कितनी जाएगी, क्या सैलरी जाएगी, कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का अधिकार यूजीसी के सेक्शन 25 के अंदर भारत सरकार को मिलती है। भारत सरकार कैसे बिल पास कराती है, तो सामान्य नियम है जो 2 बॉडी में पास की जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि नॉर्मल प्रोसेस आप समझते होंगे। अब आते हैं सेक्शन 26 के अंदर। सेक्शन 26 के अंदर यूजीसी अपने हर एक रेगुलेशन से लेके और कौन से कॉलेज को अथॉरिटी मिलेगी और कितने पीएचडी के अंदर स्कॉलर्स आएंगे, ये सारे डिसीजन यूजीसी के सेक्शन 26 के अंदर लिया जाता है। अब आइए समझते हैं कि यूजीसी कोई भी रेगुलेशन को कैसे पास करता है। सबसे पहले यूजीसी एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे वीसीज और बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो एक रूल को बनाकर ड्राफ्ट करके यूजीसी को सबमिट कर देते हैं। यूजीसी फिर इस ड्राफ्ट को क्या करता है कि अपने वेबसाइट पर डाल देता है जो कि पब्लिक होता है। उसके अंदर बहुत सारे शिक्षक, स्टूडेंट और बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं क्या ये गलत है, क्या नहीं है, सही है कि गलत है। इसके बाद फिर क्या होता है कि अगर कोई मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं तो भारत सरकार की पूर्व इनको परमिशन लेना पड़ता है कि हम ये रूल बनाने जा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि अगर भारत सरकार इनको परमिट कर देती है तो ये क्या करते हैं कि भारत का जो राजपत्र होता है जिसे हम गैजेट कहते हैं उसके अंदर पब्लिक किया जाता है इन्हें। उसके बाद क्या है, रूल बन के सबके सामने आ जाता है। कट टू 2012 के अंदर यूजीसी अपना एक कानून लेके आता है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिल। उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी छात्र या छात्राओं के साथ जाति, धर्म, लिंग या फिर शारीरिक क्षमताओं के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लाया गया था बेसिकली। उसके अंदर फिर क्या हो रहा था कि जो SC/ST छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मेन फोकस में रखा गया था, एक कानून बना के लाया गया था। 2012 वाले कानून के अंदर लीगली एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर कैंपस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था तो उसको कॉलेज क्या करता था, समझा बुझा के छोड़ देता था। बट 2019 के अंदर होता क्या है कि रोहित बिमला एक छात्र था जिसका मृत्यु हो जाता है तो उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाला। तो सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल 2025 के अंदर निर्देश देता है कि 2012 का जो कानून है बस वो सिंबॉलिक कानून है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको स्ट्रिक्टनेस लाना पड़ेगा कैंपस के अंदर और ऐसी किसी की हत्या ना हो या फिर मृत्यु ना हो, इसके लिए कानून आपको लाना पड़ेगा सख्त से सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने मिला जुला के 4-5 पॉइंट बोला। सबसे पहले सख्ती, बस सलाह देकर छोड़ा ना जाए, उसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए। दूसरा जवाबदेही तय की जाए। अगर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कुलपति और वीसी ही जिम्मेदार होंगे। तीसरा चीज़ था टाइमलाइन तय की जाए। अगर कोई कंप्लेन आता है तो 24 घंटे के अंदर पहली बैठक की जाए और 15 दिन के अंदर वापस उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। और निगरानी, इसमें क्या होता था कि बस एक शिकायत केंद्र ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर स्क्वाड बनाना चाहिए जो कैंपस के अंदर छात्रों और छात्राओं के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर नज़र रखे। कहीं कुछ हो रहा है तो आके तुरंत जाके रिपोर्ट सबमिट करे या फिर रिपोर्ट करे। इसके फलस्वरूप होना क्या था, 2026 के अंदर यूजीसी ने एक नया बिल लाया या फिर कहे तो नियम लाया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए। इसके मेनली 4 मेजर चेंजेस है। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, OBC छात्रों को या छात्राओं को इंक्लूड किया गया।
दूसरा, ईओसी केंद्र बनाएं, मतलब समान अवसर का एक ऑफिस खोला जाए जो इसके अंदर छात्र छात्राएं जाके कंप्लेन कर सके। तीसरा ये था कि जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उनका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा या फिर उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। और एक सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली बात ये थी, चौथी पॉइंट ये था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो छात्र या फिर छात्राएं कंप्लेन करते थे 2012 वाले बिल के अंदर, उनका क्या होता था, उनके ऊपर भी एक्शन तो नहीं लिया जाता था लीगली, बस उनको समझा बुझा के वार्निंग दी जाती थी। बट अब इस वाले बिल में क्या है, 2026 वाले बिल के अंदर क्या होता है कि जो छात्र छात्राएं कंप्लेन करते हैं अगर वो फॉल्स पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो अपने मज़े से मस्ती में घूमेंगे। अगर आप चाहते हो कि दोनों बिल के बीच में डिफरेंस समझना तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप पॉज करके बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। अगर आपको 2012 का भी बिल चाहिए, 2016 का भी कानून चाहिए, तो ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, वहाँ से आप जाके आराम से खोल के इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों, सबसे मेजर कंसर्न ये है सामान्य वर्ग के छात्रों का कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है, कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालता है, तो उसके फलस्वरूप उनकी तो पूरी जीवन खराब हो जाएगी, उनकी एजुकेशन तबाह हो जाएगी, उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या प्रावधान निकाला है कि अगर कोई जानबूझ के अपना व्यक्तिगत दुश्मनी, बाहर का दुश्मनी निकाल रहा है कैंपस के अंदर आके, तो क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है किसी सरकार के द्वारा, या फिर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने कोई जिम्मेदारी तय करी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि जो आप स्क्वाड बना रहे हो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, उसकी लिमिटेशन कौन तय करेगा कि किस जगह पे जाके वो क्या करने लग रहा है। मान के चलो दो बंदे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, बहसबाजी हो गई, दोनों कोई भी हो, अगर उनकी बहसबाजी किसी और चीज़ के लिए है, वो चाहे तो जानबूझ के वहाँ पे अपना दुश्मनी बोल देगा, स्क्वाड बुला लेगा, बोलेगा भैया ये मुझे परेशान कर रहा है XYZ मैटर को लेकर, लेकिन यहाँ पे जातिगत एंगल लगा के उसको डलवा देगा। अब यहाँ पर लीगलाइजेशन हो चुका है, अब वो जेल जाएगा, आराम से सरेगा मरेगा, उसका जीवन तो गया। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि समान छात्रों के लिए भी, समान वर्ग के छात्रों के लिए भी इक्वल हो, किसी का कोई फ़ायदा ना उठाए। ऐसा जो है क्लेम जो है समान वर्ग के द्वारा किया जा रहा है कि भाई हमारा तो क्या होगा। तो एक सिनेरियो लेते, लेट समझते, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे मान के चलो दो भाई बैठे हैं या फिर एक कपल बैठा है, लेट चल कपल का एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई लोग, तो बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, पीछे से स्क्वाड बुला लेता है एक बंदा, भैया 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 देखो इसकी गर्लफ्रेंड तो है, मेरी तो नहीं है, भाई ये जंगल से आ रहा है, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, ओहो मैं क्या करूं, मैं अकेले घूमूंगा। भाई तो ऐसे सिचुएशन में तो स्क्वाड बोलेगा ना भाई कि मैं तो कंप्लेन लूंगा, मैं तो कंप्लेन लूंगा। अब हो सकता है यहाँ पे व्यक्तिगत चीज़ हो, लेकिन वो कंप्लेन तो कर दे रहा है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, वरना बीसी जाएगा, इन कॉलेज की मान्यता रद्द होगी। कॉलेज की मान्यता रद्द ना हो इसके लिए वो कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो भैया इसमें तो काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां लग रहा है मेरे पर्सपेक्टिव से भी, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे रोल बैक की जानी चाहिए, इस कानून को वापस ले जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, तभी जाके एक समान वर्ग के लिए भी थोड़ा सा स्थान रहेगा। वरना जो अभी की SC/ST रूल है उससे भी देख रहे हो कि इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा फॉल्स केसेज है, और उससे क्या होने लग रहा है। ये कानून ज़रूरी है, वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कानून गलत है, ये भी ज़रूरी है, बट भाई इसके ऊपर भी जिम्मेदारी तय हो कि भाई जो अगर फॉल्स कानून हो रहा है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, और कोई फॉल्स फंसा रहा है तो उसमें क्या कर रहे हो आप, उसमें तो आप ताली मार रहे हो, कुछ नहीं करने लग रहे हो, उसमें तो मजाक चल रहा है कि नहीं। तो उसके अंदर भी आपकी जिम्मेदारी तय हो कि भाई अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई हो। इंडिया में ऐसे 90% केसेस तो फॉल्स ही मुझे लगते हैं, कोई उठा के मुंह उठा के कंप्लेन कर दे रहा है। जैसे स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए ताकि फॉल्स कंप्लेन के ऊपर भी कार्रवाई हो कि भैया अगर फॉल्स कर रहे हो तो आगे टाइम से नेक्स्ट टाइम से सोच समझ के, और फॉल्स प्रूफ ना हो जाए उस बंदे का भी जिम्मेदारी है, कोर्ट की जिम्मेदारी है कि भाई साहब ये, या फिर पुलिस वाले की जिम्मेदारी है ये डिफाइन करे कि भाई फॉल्स जो जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो फॉल्स ना हो, रियल हो, जेन्यून हो, जो कि कोई बच के ना जा पाए। ठीक है, लेकिन इंडिया का तो ये कहता है कि मैं 10,000 जो है कि ईमानदार को छोड़ दूंगा लेकिन एक बेईमान नहीं बचना चाहिए, बेईमान को छोड़ दूंगा लेकिन एक कल्प्रेट नहीं बचना चाहिए, जो भी है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक तो है थोड़ा बहुत जनरल वर्ग के लिए, थोड़ा बहुत नहीं, मेजरली ये कह सकते हैं। तो यूजीसी के ऊपर अपना आप राय दें कमेंट के अंदर, और मैं तो चाहूँगा कि इसको वापस किया जाना चाहिए बिल्कुल, और थोड़े चेंजेस के साथ आए, स्पेशली वो चेंजेस जो ईमानदारी के ऊपर हो, और स्पेशली वो जो फॉल्स कंप्लेन करे उनके ऊपर भी कंप्लेन की जानी चाहिए, या फिर उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए या कार्रवाई तय होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद।